क्या कभी आपने गौर किया है कि एक लड़के के जन्म के साथ ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाता है। बचपन में उससे उम्मीद की जाती है कि वह बेटा बनकर जिए, मजबूत बने, रोए नहीं, शिकायत न करे और हमेशा चुप रहकर सब सह ले। कोई उसे यह नहीं पूछता कि उसका मन क्या चाहता है या उसका सपना क्या है। उसे बस यह सिखाया जाता है कि तुम पर घर का नाम है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें साबित करना है। बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और जिंदगी शुरू होने से पहले ही जिम्मेदारियों की किताब उसके हाथ में थमा दी जाती है। फिर वही लड़का बड़ा होता है, प्यार करता है और शादी करता है। अब समाज उसे एक नई पहचान दे देता है, एटीएम मशीन। अब उससे यह नहीं पूछा जाता कि वह खुश है या नहीं, अब पूछा जाता है कि वह कितना कमाता है। अब उसकी दिल की हालत नहीं, उसका पैकेज मायने रखता है। घर सही चला तो वह अच्छा पति कहलाता है और अगर हालात बिगड़े तो वही आदमी निकम्मा बन जाता है। उसकी मेहनत को रोज की जिम्मेदारी मान लिया जाता है और उसके थकने को बहाना। वही आदमी हर दिन काम पर जाता है, दबाव झेलता है, टारगेट पूरे करता है, इंसल्ट सहता है, स्ट्रेस सहन करता है। फिर जब शाम को टूटकर घर लौटता है तो उससे उम्मीद होती है कि वह मुस्कुराए, हंसे और सब ठीक होने का नाटक करे। कोई यह नहीं पूछता कि आज उसका दिन कैसा था, उसके अंदर क्या चल रहा है, वह कितनी लड़ाइयां अकेले लड़कर आया है। वह घर में आता है लेकिन उसकी थकान को कोई नहीं देखता। अगर वह बोले तो उसे कमजोर कहा जाता है, अगर रो दे तो उसे आदमी न होने का ताना मिल जाता है। अगर वह कह दे कि वह थक गया है तो कहा जाता है कि पुरुष होकर इतनी सी बात में हार मान ली, जैसे उसके पास फीलिंग्स होना किसी जुर्म से कम ना हो। मां की हालत पर सब बात करते हैं और करें भी क्यों नहीं, वह डिजर्व करती है। औरतों की तकलीफों की आवाज उठती है और उठनी भी चाहिए, लेकिन पिता की खामोशी पर, एक आदमी के दर्द पर, वहां समाज चुप हो जाता है। एक पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपनों को जीता है। वह अपनी जरूरतों को दबाकर परिवार की जरूरतें पूरी करता है। वह दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा कर रखता है ताकि घर में माहौल खराब ना हो। वह बिखरता है लेकिन टूटता नहीं दिखता, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि आदमी को सहना आता है, कहना नहीं। और जब वह पूरी तरह टूट जाता है तब समाज उसे अकेला छोड़ देता है। उसे न कोई कंधा मिलता है, न कोई दिल से पूछने वाला, बस एक चुप्पी इतनी गहरी कि वह खुद को ही भूलने लगता है। फिर भी वह अगली सुबह उठता है, काम पर जाता है, परिवार का पेट भरता है और अपने आंसुओं को निगलकर फिर से मुस्कुराता है। तो सवाल उठता है, क्या आदमी सिर्फ निभाने के लिए पैदा हुआ है? क्या उसकी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है? या फिर उसे कभी सही रहना सिखाया ही नहीं गया? यहीं से शुरू होती है ये ऑडियो बुक, द रैशनल मेल की कहानी। ये कहानी न किसी को दोष देने की है, न किसी से लड़ने की। ये कहानी है सच देखने की, भ्रम तोड़ने की और खुद को पहचानने की। और अब आप जानेंगे कि समाज ने आपको क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया। आप जानेंगे कि कैसे एक अच्छा लड़का बनते बनते आप अपनी ही जिंदगी के साइड कैरेक्टर बन गए। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, जहां हम समझेंगे द कंडीशनिंग ट्रैप, यानी वो जाल जिसमें आप बचपन से फंसते आए हैं। चैप्टर 1, द कंडीशनिंग ट्रैप। अब आप जरा पीछे चलिए अपने बचपन में। सोचिए, हमें बचपन से क्या सिखाया गया? कहा गया कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, विमेन फर्स्ट रखो, ज्यादा इमोशनल मत बनो, सबकी केयर करो। ये सारी बातें सुनने में अच्छी और सही लगती हैं, लेकिन इसी के साथ धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक और बात बैठा दी गई, अच्छा लड़का बनो, सब ठीक हो जाएगा। हमें लगा कि अगर हम ज्यादा अच्छे बनेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, अगर हम हर बात सह लेंगे तो रिश्ता टिकेगा, और अगर हम एडजस्ट करते रहेंगे तो प्यार मिलता रहेगा। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। असली जिंदगी में अच्छाई अट्रैक्शन नहीं बनाती, जरूरतमंद रहना कभी अट्रैक्टिव नहीं होता, और खुद को खो देना कभी भी लव नहीं बनाता। किताब ये साफ कहती है कि पुरुषों को एक खास तरीके से ट्रेन किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि तुम सैक्रिफाइस करो, तुम एडजस्ट करो, तुम समझो, तुम ही कॉम्प्रोमाइज करो, हमेशा पीस बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि आपकी वैल्यू भी होती है। किसी ने यह नहीं बताया कि न कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमें बस देना सिखाया गया, लेकिन अपने लिए खड़े होना नहीं सिखाया गया। जब आप हमेशा देने वाले बन जाते हैं तो लोग लेने वाले बन जाते हैं।
आप वो आदमी बन जाते हैं जो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, जो अपनी जरूरत पीछे रखता है और दूसरों की जरूरत पहले पूरी करता है। धीरे धीरे लोग आपकी एनर्जी खींचते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मशीन अंदर से बैटरी निकाल रही हो। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर आप थकते जाते हैं, खाली होते जाते हैं। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि 35 साल का है, अच्छा जॉब करता है, जिम्मेदार इंसान है। अब तक उसके 3 रिश्ते टूट चुके हैं। हर रिश्ते में उसका तरीका एक सा रहा। वो कॉल्स करता है, गिफ्ट्स देता है, सामने वाले को स्पेशल फील कराता है, बार बार कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर झगड़ा होता है तो तुरंत अपॉलॉजी देता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। शुरू में सब अच्छा लगता है, लड़की को अटेंशन पसंद आती है, केयर अच्छी लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद माहौल बदलने लगता है। रिप्लाईज लेट होने लगते हैं, बातें छोटी होने लगती हैं, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। रवि समझता है कि शायद वो कम कर रहा है, इसलिए वो और ज्यादा करने लगता है। ज्यादा कॉल्स, ज्यादा केयर, ज्यादा प्रॉमिसेस, ज्यादा अपॉलॉजीज। लेकिन जितना वो करता है, अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अट्रैक्शन सोच से नहीं चलता, वो इमोशन से चलता है। अट्रैक्शन दबाव से नहीं बनता और जरूरत से तो बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि अट्रैक्शन तब बनता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और मैस्कुलिन एनर्जी होती है। जब आप बार बार खुद को छोटा बनाते हैं तो सामने वाला आपको वैसे ही देखने लगता है। और यही सबसे बड़ा लेसन है, अट्रैक्शन कभी भी मांगने से नहीं मिलता, वो कमाया जाता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो आपसे प्यार करे। आप अपने बिहेवियर से दिखाते हैं कि आप कौन हैं और लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको एक कड़वा सच दिखाता है। आपको कभी ये नहीं सिखाया गया कि कब रुकना है, कब इनकार करना है और कब खुद के लिए खड़े होना है। आपको सिखाया गया कि सबके लिए अच्छा बनो, लेकिन खुद के लिए स्ट्रांग बनना नहीं सिखाया गया। यही कंडीशनिंग आगे चलकर रिलेशनशिप्स को कमजोर बना देती है। और अब कहानी यही नहीं रुकती। अभी किताब आपको उस सोच से मिलवाने वाली है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। वो सोच है एक ही इंसान को पूरी दुनिया बना लेना। और यही अगला पजल है। चैप्टर 2, वन-आइटिस। वन-आइटिस का मतलब होता है एक इंसान ही आपकी पूरी दुनिया बन जाना। एक ही लड़की, एक ही रिश्ता, एक ही फ्यूचर और वही सब कुछ। आपके दिमाग में एक ही लाइन चलती रहती है, वो नहीं तो कोई नहीं। शुरुआत में ये फीलिंग रोमांटिक लगती है, लेकिन असल में यही सोच आपको धीरे धीरे इमोशनली कमजोर बना देती है। आप अपने पूरे फीलिंग्स, प्लानिंग और हैप्पीनेस को एक इंसान पर टिका देते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप अपने हाथों से अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। किताब कहती है कि जैसे ही आप इमोशनली डेस्परेट होते हैं, आपकी वैल्यू अपने आप गिरने लगती है। आप बात बात पर डरने लगते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं छोड़ ना दे, कहीं दूर ना चला जाए। आप अपने वर्ड्स को सेंसर करने लगते हैं, अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं और वो बातें भी सहने लगते हैं जो आपको अंदर से हर्ट करती हैं। धीरे धीरे आपकी बाउंड्रीज खत्म होने लगती हैं। जो चीज आपको पहले गलत लगती थी वो अब एडजस्टमेंट लगने लगती है और यही थोड़ी थोड़ी करके आपको अंदर से खोखला बना देती है। जब किसी एक इंसान की अटेंशन आपकी पूरी मेंटल फूड बन जाती है तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस एक इंसान को देने लगते हैं। आप अपने काम, दोस्तों, रूटीन और गोल्स तक को इग्नोर करने लगते हैं। आप उसके रिप्लाई से खुश होते हैं और उसके साइलेंस से टूट जाते हैं। आप उसी के मूड के हिसाब से अपना दिन जीने लगते हैं और बिना महसूस किए आप एक इक्वल इंसान से इमोशनल बेगर बन जाते हैं। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वह ब्रेकअप को मानने को तैयार ही नहीं है। हर रात वो मैसेज करता है, प्लीज बात कर लो, आई कांट लिव विदाउट यू, आई विल चेंज। शुरुआत में शायद लड़की रिप्लाई करती है, लेकिन धीरे धीरे वो जवाब देना कम कर देती है। सुनील का डर बढ़ता जाता है और वो और ज्यादा मैसेज भेजने लगता है और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ज्यादा कन्विंस करने लगता है। लेकिन जितना वो पकड़ने की कोशिश करता है, लड़की उतना दूर जाती है। यही पैराडॉक्स है, जितना आप किसी को पकड़ते हैं उतना वो फिसलता जाता है। किताब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, अट्रैक्शन दबाव से नहीं बनेगा, ब्लॉकेज से बनेगा। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आपके पास उसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, तो आप अननोइंगली अपनी कीमत गिरा देते हैं। सामने वाला आपके प्यार को बोनस की तरह नहीं, गारंटी की तरह लेने लगता है। और जहां गारंटी आ जाती है
वहां अट्रैक्शन मरने लगता है। इसलिए किताब आपको सिखाती है अबंडेंस माइंडसेट, मतलब ये समझना कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती अगर एक रिश्ता खत्म हो जाए। मतलब ये जानना कि आपकी लाइफ किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है। जब आपको पता होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तब आप जरूरी नहीं बनते, आप वैल्यूएबल बनते हैं। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। किताब कहती है कि जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी आप पावरफुल होते हैं। जब आप अकेले खुश रह सकते हैं, तभी कोई आपके साथ रहना चाहता है। जब आपका सेंटर आप खुद होते हैं, तभी लोग आपकी तरफ खींचते हैं। लेकिन जब आपका पूरा वजूद किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमता है, तब आप धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। वन इट इज प्यार नहीं है, वो एडिक्शन है। और एडिक्शन कभी फ्रीडम नहीं देता, सिर्फ स्लेवरी देता है। ये चैप्टर आपको ये सिखाने आया है कि आप किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन किसी में गायब मत होइए। रिश्ता जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जिंदगी नहीं। और अब सवाल उठता है, अगर डेस्परेशन और ओवर अटैचमेंट अट्रैक्शन को मार देता है, तो अट्रैक्शन बनता कैसे है? आखिर लोग किसी इंसान की तरफ खींचते क्यों हैं? यही सवाल आपको अगले कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। चैप्टर 3, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। सेक्सुअल मार्केट वैल्यू या SMV का मतलब बहुत सिंपल है। आप इस दुनिया के मार्केट में कितने अट्रैक्टिव हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, वैसे ही इंसान की भी होती है। लेकिन यहां बात सिर्फ लुक्स की नहीं होती। लुक्स तो एक छोटा सा हिस्सा है। असली वैल्यू उन चीजों से बनती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एनर्जी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचते हैं या नहीं। किताब एक कड़वा सच बताती है, आप पैदा हाई वैल्यू बनकर नहीं आते, आप खुद को हाई वैल्यू बनाते हैं। कोई आदमी इसलिए अट्रैक्टिव नहीं होता कि उसे भगवान ने अच्छा चेहरा दे दिया। वो अट्रैक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने आप को सीरियस लिया है। उसने अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भविष्य पर काम किया है। वो अपनी लाइफ का ड्राइवर है, पैसेंजर नहीं। SMV बनाने में सबसे पहला फैक्टर है कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब शोर मचाना नहीं है। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है। वो चीखता नहीं, वो दिखता है। जब कोई आदमी सीधा खड़ा होता है, साफ बोलता है, आंखों में देखकर बात करता है, तो सामने वाले को सिग्नल जाता है यह खुद से कंफर्टेबल है। जब आप खुद से कंफर्टेबल होते हो, तभी दूसरे आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हेल्थ। जिसकी बॉडी वीक होती है, उसकी एनर्जी भी वीक होती है। जिम जाना, वॉक करना, खाना सही रखना, यह सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, यह डिसिप्लिन के लिए है। जब आदमी अपने शरीर को कंट्रोल करता है, वो जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी कंट्रोल करता है। एक हेल्थी आदमी सिर्फ अच्छा दिखता नहीं, वो स्ट्रांग फील भी करता है। तीसरा है पर्पस। जिस आदमी का कोई मकसद नहीं होता, वो घूमता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन जिस आदमी के पास डायरेक्शन होती है, गोल्स होते हैं, पैशन होता है, वो मैग्नेट बन जाता है। लोग उसके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वो कहीं जा रहा होता है। एक आदमी जो अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहा है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है। चौथा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब अमीर होना नहीं, बल्कि जिम्मेदार होना है। अपने पैसों का कंट्रोल होना, करियर पर काम करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये सब मैच्योर सिग्नल देते हैं। कोई भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता जिसके खुद के पैर जमीन पर ना हो। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं। एक रोज जिम जाता है, अपने काम पर फोकस करता है, साफ बोलता है, आंखों में आंख डालकर बात करता है, अपने गोल्स पर काम कर रहा है। दूसरा हर समय कंप्लेंट करता रहता है, जॉब से, लाइफ से, लोगों से। बात करते वक्त उसकी नजर जमीन पर होती है, कॉन्फिडेंस जीरो और मूड हमेशा नेगेटिव। अब आप खुद सोचिए, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा? लोग किसके साथ रहना पसंद करेंगे? जवाब साफ है, SMV तब बढ़ता है जब आप खुद को सीरियस लेना शुरू करते हैं, जब आप बोलना शुरू करते हैं कि मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप गलत जगह यस कहना बंद करते हैं और जरूरी जगह नो बोलना सीखते हैं। ये छोटी चीजें मिलकर आपकी बड़ी वैल्यू बनाती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब रूड या डोमिनेंट होना नहीं है। इसका मतलब है स्टेडी रहना, इमोशनली स्टेबल रहना, दबाव में भी शांत रहना। एक पुरुष जो हर छोटी बात पर टूट जाता है, वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन जो शांत रहकर हैंडल करता है, वही पावरफुल लगता है। SMV कोई फिक्स्ड चीज नहीं है,
ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। आपको कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता कि अब आप हाई वैल्यू हैं। आपकी हैबिट्स, आपकी सोच और आपके एक्शंस रोज डिसाइड करते हैं कि आपकी वैल्यू ऊपर जा रही है या नीचे। और अब सवाल उठता है, अगर वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है तो दुनिया फिर भी आपको कंफ्यूज क्यों रखती है? क्यों पुरुष इतने कन्फ्लिक्टेड हैं? क्यों उन्हें नहीं समझ आता कि सही क्या है, गलत क्या? क्योंकि एक ताकत है जो सब कुछ उल्टा दिखाती है, और वही किताब का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। चैप्टर 4, फेमिनिन इंपेरेटिव। फेमिनिन इंपेरेटिव का मतलब बहुत सिंपल है। आज की दुनिया बहुत सी चीजें महिला पर्सपेक्टिव से दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं गलत हैं या पुरुष सही हैं। किताब का कहना सिर्फ इतना है कि सोसाइटी जो स्टोरी आपको दिखाती है वो पूरी नहीं है। आपको हाफ ट्रूथ दिखाया जाता है, और जब किसी को आधा सच पता हो तो वो गलत फैसले लेता है। यही वजह है कि इतने पुरुष कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि रिश्तों में सही क्या है और गलत क्या। सोचिए, आप एडवर्टाइजिंग देखें, मूवीज देखें, सॉन्ग सुने या वेब सीरीज देखें, आपको एक ही तरह का मैसेज बार बार दिखता है। हीरो वही होता है जो हर चीज सैक्रिफाइस कर दे, हर इंसल्ट सह ले, हर बार एडजस्ट करे। हीरो रोमांटिक वही माना जाता है जो अपने गोल्स छोड़कर लड़की के पीछे घूमता रहता है। सोसाइटी आपको बार बार यही सिखाती है, मैन अप, एडजस्ट, प्रूव लॉयल्टी, शो फीलिंग्स। लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखाता, कंट्रोल योर इमोशंस, बिल्ड योर सेल्फ फर्स्ट, हैव स्टैंडर्ड्स, वॉक अवे व्हेन डिसरिस्पेक्टेड। किताब ये नहीं कहती कि इमोशंस गलत हैं। किताब ये कहती है कि इमोशनल होना और इमोशनल वीक होना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन मीडिया दोनों को मिक्स्ड करके दिखाता है। आपके सामने एक आदमी को स्ट्रांग तब दिखाया जाता है जब वो रोता है, टूटता है, और फिर भी उसी के पीछे भागता रहता है जिसने उसे चोट दी। लेकिन किसी ने ये नहीं दिखाया कि असली स्ट्रेंथ कभी कभी छोड़ देना भी होती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। मूवीज में हीरो को लड़की बार बार इग्नोर करती है, कभी उसकी बेइज्जती करती है, कभी उसकी फीलिंग्स से खेलती है। हीरो को मूर्ख बना दिया जाता है, लेकिन ऑडियंस को कहा जाता है, देखो कितना सच्चा प्यार है, और आखिर में वही लड़की उसे मिल जाती है। संदेश साफ है, जितना ज्यादा सहोगे उतना प्यार मिलेगा। अब रियलिटी देखिए, अगर आज के समय में आप किसी के पीछे परेशान की तरह भागते रहेंगे तो आपको रोमांटिक नहीं माना जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप बार बार रिस्पेक्ट लूज कर लेते हैं तो कोई आपके पास इसलिए नहीं लौटेगा कि आपने सैक्रिफाइस किया था। असल दुनिया मूवी नहीं है। यहां अट्रैक्शन स्ट्रगल देखकर नहीं बढ़ता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर बढ़ता है। किताब यहीं आपको इल्यूजन से बाहर लाती है। वो आपको बताती है कि रिलेशनशिप्स फैंटेसी पर नहीं चलते, वो बिहेवियर पर चलते हैं। लोग वही वैल्यू करते हैं जो खुद को वैल्यू करता है। लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। यदि आप हर बार खुद को गिराकर किसी को ऊपर रखते हैं तो सामने वाला आपको नीचे से ही देखेगा। फेमिनिन इंपेरेटिव आपको एक ऐसा हीरो बना देता है जो खुद की जिंदगी के विलेन बन जाता है। आप दूसरों को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। आप इमोशनल अप्रूवल की भूख में रैशनल डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं और एडजस्ट करूं, शायद मैं और चेंज करूं, शायद मैं और समझूं। लेकिन कभी यह सोच नहीं आती कि शायद मैं गलत जगह खड़ा हूं। किताब साफ कहती है, विमेन को ब्लेम करना जवाब नहीं है, सोसाइटी के नैरेटिव को समझना जवाब है। जो गलत कहानी आपको दिखाई जाती है उसे पहचानना जवाब है। जागना ही सॉल्यूशन है। आपको लड़ना नहीं है, आपको नफरत नहीं करनी है, आपको बस इल्यूजन छोड़नी है। आपकी ओपिनियन मीडिया से नहीं बननी चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस से बननी चाहिए। जब आप समझने लगते हैं कि फैंटेसी और रियलिटी अलग अलग हैं, उस दिन आप इमोशनली फ्री होने लगते हैं। और अब कहानी और गहरी होने वाली है। किताब आगे आपको मिलवाने जाती है उस सोच से जो सबसे खतरनाक है, जो सबसे ज्यादा लोगों को धोखा दे चुकी है। वो सोच कि कहीं कोई परफेक्ट इंसान आपका इंतजार कर रहा है, और इसी इल्यूजन को कहा जाता है यूनिकॉर्न इल्यूजन। चैप्टर 5, यूनिकॉर्न इल्यूजन। यूनिकॉर्न इल्यूजन का मतलब होता है वो परफेक्ट इंसान, वो जो आपको लगता है सबसे अलग है, जो आपको पूरी तरह समझेगा, जो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, और जिसके साथ सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आप सोचते हैं वो अलग है, वो ही समझेगी, वो समय के साथ बदल जाएगी। शुरुआत में ये सोच बहुत रोमांटिक लगती है,
लेकिन धीरे धीरे यही सोच आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाती है। किताब एक इंपॉर्टेंट बात बताती है, कोई भी इंसान शुरुआत में स्पेशल नहीं होता। लोग स्पेशल बनते हैं टाइम के साथ, बॉन्डिंग के साथ, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के साथ। जब आप किसी को पहली बार देखते हैं तो आप इंसान को नहीं देखते, आप अपनी उम्मीदों की फिल्म देखते हैं। आप अपने दिमाग में उसके फ्यूचर का ट्रेलर बना लेते हैं, बिना ये जाने कि वो असल में कैसा इंसान है। जब आप फैंटेसी में रहते हैं तो आप सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा देखना शुरू कर देते हैं। आप उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, सिग्नल्स को गलत समझ लेते हैं और खुद को समझाते रहते हैं, अभी ऐसा है, आगे चेंज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में लोग शायद बदलते हैं, पर आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं। जैसे अजय शादी से पहले सोचता है अब सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता है शादी एक मैजिक बटन है जिसे दबाते ही लाइफ स्मूथ हो जाएगी। लेकिन 2 साल बाद सिचुएशन अलग होती है। प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और रोमांस की जगह रूटीन ले लेता है। अजय सोचता है शादी से पहले तो सब अच्छा था, अब ये इंसान बदल क्यों गई? जबकि ट्रूथ ये है वो बदली नहीं। अजय को पहली बार उसकी रियलिटी दिखने लगी। यूनिकॉर्न इल्यूजन आपको ब्लाइंड बना देता है। आप वार्निंग्स को देखने के बजाय जस्टिफिकेशन ढूंढने लगते हैं। आप मिसमैच को डेस्टिनी कह देते हैं। आप डिसरिस्पेक्ट को टेम्पररी मूड कहकर इग्नोर करते हैं। और जब बार बार रियलिटी आपकी फैंटेसी को तोड़ती है तब आप शॉक्ड होते हैं। किताब आपको सिखाती है रिलेशनशिप ड्रीमलैंड में नहीं बनते, सप्लाई चेन में नहीं बनते और प्रॉमिस लैंड में तो बिल्कुल नहीं बनते। उनका निर्माण होता है जमीन पर, जहां 2 इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे को हैंडल करना सीखते हैं। परफेक्ट इंसान नाम की कोई चीज नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस अगर ग्राउंडेड नहीं हुई तो डिसअपॉइंटमेंट तय है। और जितनी ज्यादा आपकी उम्मीदें ऊंची होंगी उतनी ज्यादा चोट गहरी होगी। जब आप किसी को पेडेस्टल पर बैठा देते हैं तो आप खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। आप सामने वाले की गलतियां देखने से डरने लगते हैं, क्योंकि सच देखने से आपकी फैंटेसी टूट जाएगी। किताब ये नहीं सिखाती कि प्यार छोड़ दो या शादी मत करो। किताब ये सिखाती है कि रियल इंसान से रिश्ता बनाओ, इमेजिनरी कैरेक्टर से नहीं। आप जिससे बात कर रहे हैं वो कोई एंजल नहीं है, वो एक इंसान है, फ्लॉज के साथ, इमोशंस के साथ, हिस्ट्री के साथ। सॉल्यूशन भी यहीं से शुरू होता है। आप फैंटेसी छोड़ते हो तब रियलिटी शुरू होती है। आप इल्यूजन छोड़ देते हो तब क्लैरिटी आती है। जब आप उम्मीदें रियलिस्टिक बनाते हो तब रिश्ता स्टेबल बनता है। रिलेशनशिप फेरी टेल नहीं, टीम वर्क होता है। और अब सवाल ये उठता है, अगर परफेक्ट पार्टनर कोई नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अकेला रहना चाहिए? क्या हर रिश्ता झूठ होता है? नहीं। किताब यही नेक्स्ट लेवल पर जाती है। वो कहती है सॉल्यूशन भागना नहीं है, सॉल्यूशन समझदारी से रहना है। सॉल्यूशन है फ्रेम कंट्रोल। अब सीखना यह है कि रिश्ते में किसका फ्रेम चलेगा, कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जाएगी, बाउंड्रीज कौन सेट करेगा और स्टैंडर्ड्स किसके होंगे। अगर आप फ्रेम नहीं बनाएंगे तो कोई और बना देगा और आप उसके अंदर जीते रहेंगे। और इसी थॉट के साथ किताब आपको अगली सीख की तरफ ले जाती है। चैप्टर 6, फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल का मतलब है आपकी जिंदगी किस रूल बुक से चल रही है। कौन तय कर रहा है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स, आपके डिसीजंस और आपका मूड किसी और के एक्शंस पर डिपेंड करते हैं तो समझ जाइए आप अपने फ्रेम में नहीं हैं, आप किसी और के फ्रेम में जी रहे हैं। जब आप हर बात सामने वाले के इमोशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, जब आप हर कदम डर के साथ उठाते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, जब आप ना कहने से डरते हैं और अपनी जरूरतों को पीछे रख देते हैं, तब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। आप अपनी ही लाइफ में गेस्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके गोल्स साफ हैं, आपकी बाउंड्रीज तय हैं और आपके स्टैंडर्ड्स पहले से बने हुए हैं, तो आप अपने फ्रेम में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्लियर हैं। क्लियर आदमी मैनिपुलेटिव नहीं होता, कंफ्यूज्ड आदमी होता है। अब आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है टाइम नहीं देते। वो सोचता है अगर जॉब छोड़ दूंगा तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या रिलेशन किसी का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करके बनता है? असल में उस आदमी ने अपने फ्रेम से बाहर जाकर दूसरे के फ्रेम में कदम रख दिया। उसने अपनी आइडेंटिटी ब्रेक करके किसी और की कंफर्ट को आगे रख दिया। फ्रेम कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप किसी को हर्ट करें,
इसका मतलब है कि आप खुद को इग्नोर ना करें। आप एडजस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट हो। फ्रेम का मतलब रिजिडिटी नहीं है, डायरेक्शन है। जब आप अपने फ्रेम में होते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। जब आप बाउंड्रीज रखते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जब आप हर चीज हाँ में नहीं कहते तो लोग आपकी हाँ की वैल्यू समझते हैं। किताब कहती है, अगर आप खुद का फ्रेम नहीं बनाते तो दुनिया आपके लिए बना देगी, और वो फ्रेम आपके कंफर्ट के लिए नहीं होगा, वो आपके यूज के लिए होगा। बहुत से आदमी रिश्तों में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो प्यार नहीं जानते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना स्टैंड लेना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि हर बार झुकने से रिश्ता बचेगा, लेकिन असल में हर बार झुकने से अट्रैक्शन मरता जाता है। फ्रेम कंट्रोल आपको यह सिखाता है कि आप लाइफ में रिएक्ट करना छोड़ें और रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स सोच से आता है। जो आदमी हर बात पर रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं रहता। जो सोचकर रिएक्ट करता है वही स्ट्रांग होता है। आपका फ्रेम बनता है आपकी डिसिप्लिन से, आपकी डायरेक्शन से और आपकी क्लैरिटी से। आपका फ्रेम लाउड नहीं होता, वो काम होता है। वो फाइट्स नहीं करता, वो डिसाइड करता है। अगर आप खुद को सीरियस लेते हैं तो दुनिया आपको सीरियस लेने लगती है। अगर आप हर बार अपोलोजाइज करते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, तो आप अपने ही कॉन्फिडेंस को मार रहे होते हैं। किताब एक चीज बिल्कुल साफ कहती है, अगर आप फ्रेम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और आपको कंट्रोल करेगा। आप चाहें या ना चाहें, यही रूल है। और अब ये कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर पहुंच रही है, क्योंकि किताब अब बात करने जा रही है उस चीज की जिसे समाज ने सबसे ज्यादा क्वाइटली रिमूव कर दिया है। चैप्टर 7, मैस्कुलिनिटी कोर। मैस्कुलिन कोर का मतलब किसी को दबाना, ज्यादा लाउड बोलना या हर समय डोमिनेट करने की कोशिश करना नहीं है। असली मैस्कुलिनिटी शोर नहीं करती, वो महसूस होती है। ये अंदर की वो ताकत है जो मुश्किल वक्त में भी आपको शांत रखती है। जब सब घबराते हैं तब जो आदमी काम रहता है वही असली मजबूत होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको इमोशंस नहीं होने चाहिए, बल्कि मतलब ये कि इमोशंस आपको चलाने ना लगे। आप अपने इमोशंस को समझो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। मैस्कुलिनिटी का एक बड़ा हिस्सा है रिस्क लेने की हिम्मत। इसका मतलब बेवकूफी करना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। लाइफ में कुछ भी बड़ा बिना रिस्क के नहीं मिलता। जो आदमी हर कदम परमिशन लेकर चलता है वो अपनी जिंदगी किसी और की मंजूरी पर रख देता है। किताब साफ कहती है, पुरुष अट्रैक्टिव तब होता है जब वो पर्पस ड्रिवन होता है, परमिशन ड्रिवन नहीं। जब आपकी लाइफ का कोई मकसद होता है तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचते हैं। आपका काम, आपका विजन, आपका पैशन, यही आपकी आइडेंटिटी बनते हैं। लीडरशिप भी मैस्कुलिनिटी का एक हिस्सा है, लेकिन लीडरशिप का मतलब आदेश देना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है एग्जाम्पल बनना, अपने वर्ड से ज्यादा अपने एक्शन से लोगों को इंस्पायर करना। एक स्ट्रांग आदमी चुपचाप अपने काम से बोलता है, उसे बार बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी लाइफ खुद बोलती है। मैस्कुलिनिटी का एक और बड़ा हिस्सा है सेल्फ कंट्रोल। हर बात पर भड़क जाना स्ट्रेंथ नहीं है, वो वीकनेस है। जो आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है वही अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। साइलेंस भी एक शक्ति है। हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां खुद को संभाल कर जीती जाती है। अब सवाल आता है, ये सब सुनने के बाद आप करें क्या? यही किताब आपको फाइनल माइंडसेट देती है, द रैशनल मेल माइंडसेट। कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, ये लाइफ टाइम अप्रोच है। किताब कहती है, अपने आप को अपनी लाइफ के सेंटर में रखो। इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं, इसका मतलब कॉन्शियस होना है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं, तो किसी और को स्टेबल नहीं रख सकते। इमोशनल डिपेंडेंस छोड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान आपकी मेंटल ऑक्सीजन नहीं बनना चाहिए। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन किसी में खो मत जाइए। स्कैरसिटी माइंडसेट छोड़िए। ये मत सोचिए कि इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। लाइफ बहुत बड़ी है और मौके बहुत हैं। जब आप इस बात को भीतर से मान लेते हैं, तब आप नीडी नहीं रहते, तब आप चूज करते हैं। बाउंड्रीज बनाना सीखिए। हर बार यस कहना प्यार नहीं होता, कभी कभी नो कहना ज्यादा जरूरी होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी आइडेंटिटी बनाइए। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को अलाउ करेंगे। ओवर गिविंग बंद करें। हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना आपकी वीकनेस नहीं, आपकी आदत बन जाती है। जहां जरूरत हो वहीं दीजिए। इंप्रूविंग कभी मत छोड़िए।
आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, सब पर काम करते रहिए। यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। आप किसी से कंपटीशन में नहीं हैं, आप खुद के पुराने वर्जन से आगे निकलने की रेस में हैं। किताब अंत में एक बात बहुत साफ कहती है, आप कोई प्राइज नहीं जीत रहे, आप खुद प्राइज बन रहे हैं। जब आप खुद को बिल्ड करते हैं तो दुनिया आपको वैल्यू देती है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसे बनना चाहते हैं, वीक या स्ट्रांग, फॉलोअर या लीडर, कंफ्यूज्ड या क्लियर। चॉइस आपकी है। और यहीं पर यह ऑडियो बुक खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। आप वही बनेंगे जो आप रोज सोचेंगे, जो आप रोज करेंगे और जो आप रोज एक्सेप्ट करेंगे। आज से डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने वाले हैं, क्योंकि अब आप रैशनल मेल बनने जा रहे हैं। आज आपने जो सुना वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो आपकी जिंदगी के वो हिस्से थे जिनके बारे में शायद आपने कभी खुलकर सोचा ही नहीं था। हो सकता है कुछ बातें चुभी हों, कुछ हैवी लगी हों और कुछ ने अंदर कुछ तोड़ा हो, लेकिन याद रखिए, ये टूटना कमजोरी नहीं है, ये नए बनने की शुरुआत है। आप गलत नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और आप अकेले भी नहीं हैं। आप बस वो गेम खेलते आ रहे थे जिसके रूल्स आपको कभी ठीक से सिखाए गए ही नहीं थे। आज आपने वो रूल्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आपकी जिंदगी रिएक्शन से नहीं चलेगी। अब आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब आप खुद को खोकर प्यार नहीं मांगेंगे। अब आप खुद को बिल्ड करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, क्लियर बाउंड्रीज और रियल कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप अपनी लाइफ के पैसेंजर नहीं रहेंगे, आप ड्राइवर बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, अब आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू करेंगे। और अब एक आखिरी सवाल, बिल्कुल सीधे दिल से, अगर ये ऑडियो बुक आपको समझ आई, अगर कहीं अंदर से लगा कि ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो अगला कदम बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपने ये तो जान लिया कि रैशनल मेल क्या होता है, लेकिन अभी ये नहीं सीखा कि नाइस गाय वाली आदतों से बाहर कैसे निकलते हैं। सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, बदलने के लिए समझना और अप्लाई करना पड़ता है। अब समय आ गया है कमीशन के नहीं, डिसीजन के आदमी बनने का। तो इसी वीडियो के नीचे और एंड स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक कीजिए और अगली ऑडियो बुक सुनिए, क्योंकि जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जो बस सबको खुश रखते हैं। जिंदगी उन्हीं को रिस्पेक्ट देती है जो खुद को वैल्यू करना जानते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, नाइस गाय बने रहना है या अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है।